अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरीके से पाकिस्तान में एक सियासी बहरान, अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है, आलम यह है कि जो वफाकी हुकूमत है और पंजाब हुकूमत आमने सामने है। हमारे सियासतदान इस वक्त ये चीज नहीं देख रहे कि पाकिस्तान तबाही के किस दहाने पर मौजूद है, मुल्क की मईशत, मुल्क की इकॉनमी कहां खड़ी हुई है। लेकिन सूरत-ए-हाल आपके सामने है। इसको जितना हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या सुलझाने वाले जितना इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो और मजीद उलझती जा रही है। क्या अर्ली इलेक्शन इन तमाम मसाइल का बुनियादी हल हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तक इस बात के ऊपर भी कंसेंसस है कि अर्ली इलेक्शन से ये तमाम मामला सेटल नहीं होंगे, क्योंकि वही धाक के 4-5 जो है वो होंगे कि एक पार्टी जो है वो हारने वाली पार्टी किसी सूरत नहीं मानेगी और जीतने वाली पार्टी जो है वो इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेगी। तो अब जो सियासी चाल चलन है उसने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज आलम यह है कि 240 रुपए का डॉलर है और 240 रुपए का डॉलर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को इतना इसने कंप्रेस कर दिया, हमारा इंपोर्ट बिल इस तरीके से बढ़ा दिया, हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया और बजाय इसके कि एक्सपोर्ट में हमें इसका फायदा होता, उल्टा हमें इसका नुकसान हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक बोस्तान साहब। आप चेयरमैन हैं ई-कैप के एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। उनके साथ अदील सिद्दीकी जो कि प्रेसिडेंट हैं हैदराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अदील सिद्दीकी आपका भी बहुत शुक्रिया। और रेहान अतीक माहिर मालियाती उमूर, फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट रेहान अतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। कहीं हम ऐसा तो नहीं देख रहे कि कहीं पे किसी एक्सचेंज कंपनीज में चले जाएं और लोग वहां पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं डॉलर खरीदने के लिए, बैंकों के ऊपर रन हुआ है, लोग अपने जो है वो डिपॉजिट्स निकाल के डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो कहीं पे भी कुछ नहीं है। हो क्या रहा है? देखो, जो कुछ भी हो रहा है बुरा हो रहा है। जैसे आपने ब्रीफिंग दी है माशाल्लाह, असल जो मर्ज है वो कहते हैं ना, वो यही है कि हमारा सियासी बहरान है जिसने माशी बहरान को जन्म दे दिया। और सियासी माशरत का दरवाजा सियासत होता है, और जब ये दरवाजा आप लॉक करते हैं तो आप समझे अपनी मैशत को भी आपने लॉक कर दिया। तो हमें इस सियासी लॉकडाउन खत्म, 1.5 लाख को खत्म करने के लिए सियासतदानों को अपना रोल अदा करना होगा। और पाकिस्तान के जो आपने बताया रिजर्व बैंक में डॉलर का बहुत बहरान है, क्योंकि उसकी वजह बुनियादी ये बनी है कि इम्पोर्टरों ने ओवरसोल्ड किया है, यानी कि उनके पास डॉलर थे नहीं और फॉरवर्ड में उन्होंने एलसीओ खोल दी हैं। और जब एलसीओ का मिच्योर होने का टाइम है और सप्लाई इतनी नहीं है, ये चीज मैंने बार बार मिस्टर समीर साहब को भी मीटिंग में कही, शहबाज शरीफ साहब को भी समझाई कि इम्पोर्ट बिल को आप कम करें खुदा के लिए। लेकिन जब ये आए थे तो इम्पोर्ट बिल $5.5 अरब था, इस महीने जो है $7.5 अरब है। तो ऐसे हमें जब तक इम्पोर्ट अपनी कम नहीं करेंगे तो कैसे रुपया मजबूत होगा और कैसे तो आप ये कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड सेलिंग है इसको रोकना चाहिए? फॉरवर्ड सेल किया, ओवरसोल्ड है इस वक्त। बिल्कुल, ये फॉरवर्ड सेल समझे सट्टेबाजी के दूसरा नाम होता है, क्योंकि आपके पास डॉलर ही नहीं है, आप फॉरवर्ड बुकिंग सेल क्यों कर रहे हैं? जब वक्त आएगा और डॉलर होंगे नहीं, फिर आप वही जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि 240-45 की एलसी हो रही है, 250 की खोल रही है और इंटर बैंक में डॉलर नायाब हो गया है। उसकी वजह यही बनी, इम्पोर्ट बिल ज्यादा हो गया। डॉलर एक्सपोर्टर जो था भी उसने भी इस लालच में रोका हुआ है कि डॉलर का रेट जब और बढ़ेगा फिर मैं लेके आऊंगा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की माशी बहरान पैदा कर दिया और रुपया जो है दिन ब दिन गिर रहा है और महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत की इसकी वजह से रेपुटेशन पे भी हरफ आ रहा है। अच्छा, कल लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर नुमान कबीर जो है वो प्रोग्राम में मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो इंटरबैंक का रेट है कम से कम बैंकों को पाबंद करें कि एलसी उसके ऊपर खोले। वो जो है वो 250 के ऊपर एलसी खुलवाई जा रही है। बैंक्स जो है वो भी इस वक्त इस बहती गंगा में हाथ धो रहे। बिल्कुल, बैंकों ने जो है जब से पाकिस्तान की बैंकों की एलसी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट करने से इनकार किया है और वो कहते हैं कोई भी पाकिस्तानी एलसी है वो थ्रू फॉरेन बैंक की गारंटी आएगी तो फिर हम करेंगे। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तानी बैंक अपना अगर $2 रखते हैं तो $2 फॉरेन बैंक रख लेते हैं, तो $1 पे $4 जो रेट बढ़ा है उसकी बुनियादी वजह है कि हमें फौरी तौर पर अपनी एलसी को एक्सेप्ट कराना होगा। दूसरा, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दर्द सरी है, उसके जितनी चीजें पाकिस्तान मंगवा के डॉलर में दे रहे हैं उनको पाकिस्तानी रुपए में बेच रहे हैं। आप अगस्त में तालिबान आए थे, डॉलर का रेट $57 था, आपके रिजर्व $20 अरब थे और इम्पोर्ट बिल $4.5 अरब था, सब डबल हो गया। यानी कि आपको रुपया
$240 से ऊपर चले गए, आपके रिजर्व 20 अरब डॉलर से कम होकर 9 अरब डॉलर पे आ गए, तो आपका इम्पोर्ट बिल 4 अरब डॉलर से बढ़ के अब 7 अरब डॉलर पे आ गया। तो ये सारी चीजें अफगानिस्तान तो रेगुलेटर सर, रेगुलेटर कहाँ है? स्टेट बैंक कहाँ पर है इस वक्त? रेगुलेटर कहाँ है फिर? देखो स्टेट बैंक तो क्या करे, उसके बाद इम्पोर्ट के लिए आपकी एक्सपोर्ट है, देखो ना 3 अरब डॉलर है और आपके वर्कर 2.5 अरब डॉलर है, 5.5 है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें रेगुलेटर का फर्ज बनता है। मैंने उनके कहा भी है कि आप बैन लगाएं उन चीजों पे जो कि जरूरत नहीं है, आपकी फिलहाल कौन भी कुर्बानी देगी, सिर्फ वो चीजें मंगाएं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के रिजर्व बढ़ जाएंगे, जब 40-50 अरब डॉलर होए फिर जो मर्जी मंगाएं। नहीं, अब आपको याद होगा डॉक्टर रजा वाकर जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट लेकर आए थे, उनका यही कहना था कि ये मार्केट में जो है अपने एक्सचेंज रेट अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। इससे पहले तो हम देखते थे कि सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन होती थी, लेकिन अब वो चीज नहीं है। क्या ये गैप इतना बड़ा हो गया है कि अब चाह कर भी सेंट्रल बैंक जो है इंटरवीन नहीं कर सकता? देखो सेंट्रल बैंक मजबूर है कि उसके सिर्फ 9 अरब में से 8 अरब डॉलर भराए हैं और 1 अरब डॉलर उसके हैं, वो क्या इंटरवीन करे? अभी यही तो साहब कह रहे हैं कि 4 अरब डॉलर 200 ममालिक से अगले महीने हमारे पास आ जाएंगे, अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। तो वो 4 अरब डॉलर की उम्मीद पे जो बैठे हैं, जो एलसीआं मिच्योर्ड हो गई हैं, जिनको पेमेंट करनी है, जो कि हम किसी सूरत में टाल नहीं सकते, उनको जरूरी है। उससे पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो वो अगस्त में से। लेकिन बात सारी है कि ये 4 अरब डॉलर की जगह 8 अरब डॉलर भी अगर आ जाए पाकिस्तान के पास, और ये सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और फियर ऑफ अननोन अपनी जगह पर रहे, तो वो उसका भी कोई फायदा नहीं है, तब भी सूरत हाल यही रहेगी। बिल्कुल सियासी, तो मैंने जैसे बोला मैशत की कुंजी सियासत में है। सियासत को जिस तरह आपने फरमाया कि आमने सामने सूबे और वफाक खड़ा है, ये तो ऐसे लगता है कि सीढ़ी और सरहद की कहीं सरहद आ गई और आमने सामने सर धमकियां दे रहे हैं। वफाक कह रहे हैं हम नहीं आने देंगे, सूबा कह रहे हैं हम नहीं आने देंगे, बैन लगा देंगे। तो ये इससे और भी पैनिक फैले, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप सियासी रहनुमाई करें, लड़ाई न करें, सुधार करिए पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यह है कि सियासी रहनुमाई करें, इंडिया पाकिस्तान की जंग ना बनाए, विफाक और सूबों को, विफाक और पंजाब को, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो इत्तेहादी है इस वक्त मामले की नजाकत को समझें, मईशत की नजाकत को समझें। खाकी में बदहन सूरत हाल बहुत खराब है, इसकी कीमत पाकिस्तान को, रियासत को अदा करनी पड़ेगी। बहरहाल जो हमारे इंटरबैंक में हो रहा है, जो हमारी मनी मार्केट में हो रहा है, मलिक बोस्तान उसके ऊपर हमसे बात कर रहे थे। अब जरा अदील सिद्दीकी जो कि सदर हैं हैदराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फाइनेंशियल एक्सपर्ट रेहान अतीक की तरफ भी चलेंगे। जी अदील सिद्दीकी, आप बताइएगा ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है कितना सितम ढा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमें मद्दू किया कि हम भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। देखिए अभी मैं पिछले आपका प्रोग्राम अभी जो सुन रहा था उसके अंदर आप बता रहे थे डॉलर की जो बात हो रही है, मैं कहता हूं जी स्टेट बैंक तो उस वक्त इंटरवीन करे जब स्टेट बैंक का गवर्नर मौजूद हो। पिछले 4 महीने से बिजनेस कम्युनिटी बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये बावर करा रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, डिमांड कर रही है कि जी गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट करें। आखिर ऐसा क्या मसला है जो गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट नहीं हो रहा है? 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि जी हम इसको चाहते हैं कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर इसको जो ना अपॉइंट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सक रहा है। अब बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कौम को भी आदत हो गई है कि हम सारे के सारे बाहर निकल के इस्लामाबाद में धरना दे दें और हम बोलें कि जी हमें जो करोड़ों रुपए का नुकसान रोजाना की मद में हो रहा है एक इंपोर्टर को, उसका कौन जवाबदेह होगा? आज के एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के अंदर कोई 20-25 साल का लड़का अगर आज कारोबार करना चाह रहा हो इस मुल्क में, तो उसके लिए बेतहाशा सवालात खड़े हो गए हैं कि भाई वो पाकिस्तान में क्यों अपना वक्त लगाए और क्यों अपनी इनिंग स्टार्ट करे। तो मैं आज फिर आपके प्रोग्राम से, आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहूंगा कि जी स्टेट बैंक का गवर्नर को अपॉइंट किया जाए ताकि इस गाड़ी को आप मुझे बताइए ना, ऐसा गवर्नर स्टेट बैंक जो कोई भी नया आएगा आउट ऑफ द बॉक्स क्या ऐसे लेकर आ जाएगा? सूरत हाल आपके सामने, एलसी से परेशान है इस वक्त। जी ये अच्छा ड्राइवर होता है तो वो गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचा लेता है, अच्छा पायलट होता है तो वो लैंडिंग अच्छी कर देता है। बात ये है कि अभी तो ड्राइवर ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है आपके पास, आप कोई बॉन्ड के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते, आप बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से प्ले कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा डीवैल्यूएशन बेतहाशा आपने कर दी है। तो बात ये एक्सपर्ट को लेकर आए जो काम को संभाल सके, आपके इस बिगड़ती हुई चीज को संभाल सके। आप यकीन करें एक्सपोर्टर बहुत परेशान है, ये वाहिद सिनेरियो है स्टैंड के ऊपर
कि एक्सपोर्टर डरता है कि जी मैं आज डिस्काउंट करा लेता हूं तो मसला कहीं ऐसा, आज सौदा बेच देता हूं, ऐसा ना हो कि डॉलर नीचे गिर जाए जब IMF की हमारे पास स्ट्रेंथ आ जानी है। इंपोर्टर वो आज उसको डॉलर नहीं मिल पा रहे इंपोर्ट को क्लियर कराने के लिए, तो एक अजीब सा पैनिक क्रिएट हुआ इमरान। रेहान अतीक आपकी तरफ आता हूं। जाहिर है कि फिस्कल मैनेजमेंट और मॉनेटरी मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट आपके सामने है और मॉनेटरी मैनेजमेंट भी आपके सामने है। गवर्नर, फुल फ्लैज गवर्नर स्टेट बैंक इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है कि फुल फ्लैज गवर्नर स्टेट बैंक को जो है वो अपॉइंट किया जाए। दूसरी बात यह कि जिनका ये डोमेन नहीं बनता, मिसाल के तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कतई ये डोमेन नहीं बनता कि वो डॉलर के ऊपर, डॉलर कहां जाएगा, डॉलर के ऊपर क्या इसकी एक्सचेंज रेट होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उनका डोमेन ही नहीं बनता। ये खालिसतन इस स्टेट बैंक का डोमेन है। तो अब चीजें इस तरह से डिस्कस हो रही हैं, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग? देखिए इमरान, आई थिंक जो आज आपने टॉपिक है, ये टॉपिक आई थिंक रेलेवेंट है, लेकिन हम ये चीज देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 7-8 महीने से यही चीज हम लोग बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि देयर इज अ मैसिव आई थिंक डिस्कनेक्ट बिटवीन द सेंट्रल बैंक और आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो हम वो देखते हैं कि जहां पर हमें लगता था 1 साल पहले कि जो कोविड की वजह से आई थिंक सेंट्रल बैंक ने बहुत इसका ईज ऑफ किया हुआ था इंटरेस्ट रेट, उस वक्त हमने बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिस करी और हमने बेसिकली गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म पैसे उठाने के बजाय शॉर्ट टर्म के पर सारा का सारा अपने सिनेरियो डेवलप किया। उस वक्त आप स्टेट बैंक से बात करते रजा बाकी साहब से, ही वाज कन्विंस्ड कि आई थिंक हमें लॉन्ग टर्म पे जाना चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री फाइनेंस उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट एंजन पे चल रही थी। उसी वक्त था कि पाकिस्तान को अपनी यूरो बॉन्ड्स वगैरह के जब इस तरह के मौके होते हैं जब भी आप आते हैं मार्केट में। इस वक्त जो आपने बात की कि स्टेट बैंक क्या कर सकता है या हमारे यहाँ मसला क्या है, देखिए मसला यही है कि हमारे रियलाइजेशन का सबसे बड़ा मसला है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो बात दोस्तान साहब ने भी कही और हम सबको नजर आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि दे आर थिंकिंग कि जी उन्होंने कल किसी दूसरी गवर्नमेंट ने भी आना है या कल हमने भी रहना है। ये वही चीजें हैं 2008 की स्टॉक मार्केट क्राइसिस में हम देखते थे कि एक क्राइसिस चलता था, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, आखिर में देखा कि एक एक्सचेंज डिफॉल्ट होने की वजह से पूरी मार्केट आपने बंद करनी पड़ गई थी। ये वही सिनेरियो हो रहा है कि हम रियलाइजेशन का बड़ा मसला है। स्टेट बैंक का क्या रोल हो सकता है? जब आप बैंकर से सुबह बात करें तो बैंक कहते हैं कि स्टेट बैंक हमें सुबह ही कह देता है कि जी आपको इंटरनली स्क्वायर करना है। जब आप इंटरनली स्क्वायर करना और आज आपने PSO की LC को जाने नहीं देना है या फिर PPL है या फिर सबकी, तो प्रॉब्लम ये है कि इंटरबैंक मार्केट में हर कोई डे एंड पे स्क्वायर जरूर हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई पेमेंट रह जाती है। मसला कहाँ आ रहा है? मसला सिर्फ वही आ रहा है कि सेंट्रल बैंक चाह रहा है कि जी मार्केट अपने आप को खुद ब खुद एक मैकेनिज्म में लेकर आ जाए और एक डिसिप्लिन सिस्टम में आ जाए। मार्केट अपॉर्चुनिस्ट होती है हर जगह। अगर आप देखिए इंटरेस्ट रेट में भी जहां पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं वहां से आपका इंटरेस्ट रेट मजीद 1% बढ़ जाता है, जिसका सेंट्रल बैंक ने तरीका निकाला कि आपको लॉन्ग डेटेड ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से आपकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी कूल ऑफ में और अब आपको इंटरेस्ट रेट को ईज ऑफ किया है। डॉलर के फ्रेंड में सिर्फ जो मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि देखिए इस वक्त प्रॉब्लम आपका ये है कि जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें जो एक्सपोर्टर है बाहर से वो पैसा जब तक नहीं लाएगा जब तक उसको ये कहने को सब पैसे देंगे एक्सपोर्टर बहुत परेशान है ये है, लेकिन अगर आप लगता है ये लोग मेरी बात से खिलाफ करें, आज आप मेजोरिटी कंपनी उठा के देखें तो सबने अपनी मार्केटिंग कंपनीज बनाई हुई है पाकिस्तान से बाहर, वहां रोक के पैसे बैठे हुए हैं। आखिर डे एंड पे जब $2 जो 230 पे नहीं आता 240 पे कैसे आ जाता है? आखिर में अगर आप ही इमरान इस मार्केट में एक पुराना कवर करते आ रहे हैं, आप आखिर में जब पूछते हैं तो पता चलता है कि जी बैंकर कहता है कि ये 238 पे उसको XYZ कह रहा है कॉर्पोरेट के हम पैसे दे देंगे, ट्रेड पे नहीं देंगे। इट मींस देयर इज सम मेजर डिस्कनेक्ट और लोग अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने की वजह से लगे हुए। मेरा अपना यही है कि आप, और आज मुझे हैरत हुई अभी भी मैंने टिकट देखा आपके प्रोग्राम में कि इसी के इजलास में उन्होंने कहा है सुबह 3 चीजों के, ऑटोमोबाइल के, मोबाइल फोन के और घरेलू इच्छा के इम्पोर्ट से बैन हटा दिया है। तो आप एक तरफ परेशान हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ICC में बैठ के इस्माइल साहब को नंबर नजर नहीं आ रहे हैं या गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहे हैं कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं इम्पोर्ट को कर्व करने की, वहां वो कहते हैं सुबह इन 3 चीजों की बाकी सब चीजों की आप इम्पोर्ट LC खोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि स्टेट बैंक की जहां तक आपने गवर्नर की बात की, लेकिन मेरा बहुत क्लियर है, पाकिस्तान को चाहे वो स्टेट बैंक हो या मिनिस्ट्री फाइनेंस हो, वहां को ऐसा गवर्नर चाहिए जो हो सकता है वो आपके पास हार्वर्ड की डिग्री ना हो, ये ना हो, ये सारी चीजें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रॉन्ग हो। देखिए मार्केट को, हम इस मार्केट में इससे बुरे हालात में काम करते हैं। 1991 वगैरह में जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, स्टेट बैंक बहुत मैसिव तरीके से डेली
वो एक बैंकों की पोजीशन चेक करता था, उसको इंटरनली स्क्वायर कराना, वो एक बहुत आम मार्केट के लोग होते थे। ठीक, अच्छा अब जरा आ जाते हैं अदिल, आपकी तरफ आ जाते हैं। बात सारी ये कि इस वक्त स्पेस जो है ना फिस्कल साइड पे है, ये ना आपके मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। ले दे के हम इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करते रहते हैं और डिफरेंट जो हमारे समझ लें कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज नहीं किया जाता। बड़ी कन्वेंशनल सी अप्रोच इस वक्त कही जा रही है, जबकि आप अगर स्टेट बैंक की पॉलिसीज देखें, जो फॉरवर्ड लुकिंग एक अप्रोच उनकी होती है एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करना। अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है तो चीजें महंगी करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उसको कम करने की कोशिश की जाती है, उसकी तलब में कम करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान का मसला सप्लाई साइड का है, डिमांड साइड का है ही नहीं हमारी इकोनॉमी का। ये बहुत एक मिसमैच है हमारी इकोनॉमी के अंदर। अदिल साहब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इमरान भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा जो मेजर मसला है वो सप्लाई का है, डिमांड का तो है कोई नहीं। और देखें सप्लाई को इंश्योर हम बेसिकली इंपोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसका खाम माल भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो 90% मैं समझता हूं कि जी हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं और बाकी 10% इंडस्ट्री हमारी एक्सपोर्ट कर रही है, जो भी कर रही है। लेकिन उस 90% इंडस्ट्री के लिए हमें तमाम तकरीबन मैक्सिमम तौर के ऊपर इंपोर्ट करना पड़ रहा होता है। और अगर इंपोर्ट रुक जाती है तो हमारी सप्लाई और शॉर्ट हो जाती है और उससे फिर आपको लाजमी एक इन्फ्लेशन का असर, फिर सप्लाई के अंदर भी शॉर्टेज हो जाए तो फिर उसका भी असर, मुनाफेखोर वो मुनाफे भी कमाते हैं। ये मार्केट की हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है इमरान भाई। लेकिन देखिए मैं एक सोल्यूशन, हम पॉजिटिव बात करें, हम एक सोल्यूशन की तरफ आए। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के बाद हुकूमत माशाल्लाह आपके सामने ही है कि हमने डेमोक्रेसी की रेल पटरी नहीं छोड़ी। हम हमेशा डेमोक्रेसी के हिसाब से, अपने इलेक्शन जमहूरियत के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसी तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है 2007-8 में साइन हुआ था, उसके बाद उसके ऊपर धूल जम गई। धूल उसकी कल हटाई गई है जब अदलिया के इख्तियारात जो है उसको कमी करने की बात हुई। तो हमारे यहाँ ये चार्टर वगैरह भी तो हम उस वक्त ही उठाते हैं कि जब हमें इंतहाई जरूरत पड़ती है। बात यह है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए इस टाइम, नहीं होना चाहिए बिल्कुल, पहले साइन तो हो। हाँ, उसको हंगामी बुनियादों के ऊपर जो ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी तैयार किया जाए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को सारी पार्टीज की मशावरत से कि यार हुकूमतें आती रहें जाती रहें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। जो हमारे 20 साल 30 साल प्लान है ना इकोनॉमिकली, हमें उससे स्टिक करना चाहिए, हम अपनी प्रोग्रेस उस हिसाब से चलते रहें। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो लोग साइन करें जो समझे मामलात की नजाकत को, वो जो समझे रियासत की नजाकत को, इस भारी जिम्मेदारी को, ना कि इस वक्त पॉलिटिकल जो पार्टीज हमारे सामने मौजूद हैं, ना उनका कोई शेडो बजट होती है, ना उनकी कोई शेडो काबीना होती है। बस जो हुकूमत में है वो हुकूमत में है, जो अपोजिशन में है वो हुकूमत में आने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इमरान भाई बात यह है कि अब सारे लोग, जितने भी लोग हैं ना, ये 2-2 3-3 बार हुकूमत कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं आप सबको पता है कि अगर नून लीग की हुकूमत आनी है तो किसने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालनी है, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आनी है तो किसने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालनी है, और अगर पीटीआई की हुकूमत आनी है तो किसने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालनी है। ये बड़ा वेरी अंडरस्टूड है हम सब के लिए। बात यह है कि हमें पता है कि यार किसने आना है और किसने नहीं आना है। हम इन तीनों को बिठा के, मेजर शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करवा ले। ये हमारा पहली फुर्सत के अंदर प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आई गॉट योर पॉइंट। जरा रेहान अतीक भी मौजूद हैं और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के ये एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के। मुझे रेहान एक बात बताइए कि जब रजा बाकरी साहब थे, उन्होंने 13.5% जो है वो पॉलिसी रेट किया और उसके बाद हॉट मनी जो है वो पाकिस्तान में आई। ठीक है, एक बड़ा स्प्रेड था यूएस के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, फॉरेन के अंदर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स में, और लोग आए, उन्होंने गेन्स कमा के गए। और उस वक्त पाकिस्तान में, ये प्री कोविड में बात कर रहा हूं, और कोविड में फिर हमको इंटरेस्ट रेट नीचे करने पड़े। आज 15% के ऊपर आप मौजूद हैं और आपका आरडीए के अंदर अच्छा खासा डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आया। तो क्या आज चूंकि हमें डॉलर की जरूरत है तो वो हॉट मनी आज दोबारा क्यों नहीं आ सकती? देखिए, मैं आपको दो चीजें बहुत इसकी बताऊं, उस वक्त में और आज में फर्क क्या हुआ है। आज इज अदर वे अराउंड। उस वक्त पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड रेट होता था 6-6.5%, आज हो रहा है 50%। यहाँ तो इस वक्त उल्टा काम चल रहा है। हाँ। यहाँ तो उल्टा काम चल रहा है, लोग यहाँ से पैसे कन्वर्ट करा रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भेज के डॉलर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। चाहे अपने भाई के अकाउंट से हो या किसी के अकाउंट से हो। सबसे बड़ा मसला वो है। नंबर 2 चीज, उस वक्त एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी रजा बाकी साहब ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर को दी थी कि आप डॉलर इन्वेस्ट करें, आई थिंक आपको एक्सचेंज रेट में नुकसान नहीं होगा। हाँ। आज तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि सुबह का रेट शाम को होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये जो उस जमाने में आई थिंक जो ग्लोबली आई थिंक रिसर्च जो सिचुएशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि पाकिस्तान का स्प्रेड 6-6.5% का बहुत नजर आ रहा था। आज वो 6-7% का जो स्प्रेड है वो स्प्रेड कुछ भी मायने नहीं रखता है। सही। तो इस वक्त तो देखें सारी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको शॉर्टर टेनर के लिए हो सकता है थोड़ा सा वो लगे बात को, लेकिन आपको सिलेक्टेड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। आपको पास 2 महीने का रिजर्व मौजूद है पेट्रोलियम का, आपके पास व्हीट का रिजर्व मौजूद है। आपको जब तक IMF का प्रोग्राम नहीं होता आपको सिर्फ उतनी इम्पोर्ट करनी है जहां से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनल मार्केट की परचेज और सेल से स्क्वायर हो। आपको लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इसके अलावा आपके पास इस पर कोई सोल्यूशन नहीं है। आप क्या गवर्नर किसी को भी ला के रख लें, एक दिन में एक मसले सॉर्ट आउट नहीं होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, बरसबीलियत तस्करा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या रजा बाकर साहब को दोबारा अगर लेकर आते हैं तो वो क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया था, जो गारंटीज वगैरह दी थी और इस पॉलिसीज के हवाले से RDA भी उनका शुरू किया हुआ, तो क्या वो संभाल सकते हैं? मौजूदा उसमें अच्छी चॉइस होंगे अगर उनको कंटिन्यू कराया जाए या ये हुकूमत लेकर आए? नहीं देखें इस वक्त आपको मैं आपको सब बताऊं, रजा बाकर के दौर में भी कोई हमने ऐसा कोई ये कहें कि पूरी इकोनॉमी टर्न अराउंड कर दी थी, वो नहीं हुई थी। जब मेच्योरिटी आई वो तो आपको बेसिकली कोविड का एक बेनिफिट मिल गया, जहाँ पर IMF ने आपको $2.5 बिलियन का बेनिफिट दे दिया। मतलब अदरवाइज ये जो हॉट मनी थी उसने ही आपको उस लेवल पे लेकर आ गए थे कि जहाँ से प्रॉब्लम में शुरू हो गए थे। आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी तबाह हो गई थी सर, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी तबाह हो गई थी। बिल्कुल। आज जो आपको नजर आ रहा है, आपने ट्रक फाइनेंसिंग 5% खरीदी जिसकी वजह से लोगों ने मेजर इंपोर्ट की, अपने प्लांट और इक्विपमेंट की, उसके बेनिफिट आएंगे 2-2.5 साल बाद। लेकिन आज के दिन में आपके पास वो गैप क्रिएट हो गया है सारा का सारा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको इस वक्त अपने इनफ्लोज और आउटफ्लो को मैच करना है। आप वो देखना है कि अगर आपको उसके बाद आप देखेंगे 1 महीने तक आपका IMF प्रोग्राम नहीं आ रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो मुझे नहीं लगता पता नहीं किस तरीके से होगी, चाहे उसमें मीडिया, मेरे नजदीक तो सिर्फ यही है कि मीडिया एक रोल प्ले कर सकता है कि सारे चैनल बैठ के जिस तरह टॉक शोज होते हैं कंबाइंड, आई एम नॉट सेइंग हर एक का कि सारे पार्टी के जो फाइनेंस से रिलेटेड और उनकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और आई थिंक ट्रेड से रिलेटेड है, उनको बिठाएं, पूछें भाईजान ये आपका गेम प्लान अगर आप आएंगे क्या होगा। पहले उनको पता तो सिर्फ शोर मचाने से आई थिंक यूरोपीय ओवर वैल्यू। क्योंकि देखे मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों हुकूमतें चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो जब पावर में आई तो उसी नारे के ऊपर गुर्बत में कमी के ऊपर, महंगाई में कमी के ऊपर और करप्शन के ऊपर, और आके वो बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। उसके बाद जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में नून लीग की हुकूमत आई, इत्तेहादियों की हुकूमत आई, वही नारे लेकर करप्शन को लेकर, महंगाई को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर, और हालात हमारे सामने है। तो ये हम कैसे उम्मीद कर लें, क्योंकि हमेशा हमने हार्ड कोर जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उसके ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया है हमने। इमरान हैरत थी मुझे, आज वो आप ही के टीवी चैनल पे वॉइस ऑफ अमेरिका पे अशरफ गनी के भाई का इंटरव्यू आ रहा था। आखिर में वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी, और जो उसने कहा जी आपकी तालिबान से बात हुई है, कहते हैं हाँ जी मेरी बात हुई है। मैंने उनसे कहा इकोनॉमी और ट्रेड इसको आप बेसिकली निकाल दे रिलीजन से, और आपके पास जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको बना के बताएं। मुझे सिर्फ ये होता है एक मुल्क जिसको हम कहते हैं कि जो वॉर में है, जहाँ पर इश्यूज हैं, वहाँ के जो पुरानी पार्टी जिसके टेक्निकली जिसको हटाया गया, उनके भाई आके तालिबान से मिलकर वो बोलते हैं कि जी हमें इकोनॉमी और उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए, चाहे वो हम ताजिक कम्युनिटी से लें, उज़्बेक से लें या पश्तून से लें। हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जो इकोनॉमी को और ट्रेड को मॉनिटर करे, वो चाहे टेक्नोक्रेट्स हो। हम उनसे 50 गुना अक्लमंद, सारी दुनिया की हमारे पर नजरें, और हम आज से ये बात कर रहे होते हैं बैठ के कि अफगानिस्तान में डॉलर 255 के अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं सर। हम 240 का डॉलर कराची से चलता है, 255 का अफगानिस्तान में बिक रहा है। तो मतलब हर आदमी 10-15 रुपए बना रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आज भी मार्केट भरी हुई है। इम्पोर्ट गाड़ियों के आप देखें 20-20 लाख रुपए से ओन चल रहे हैं। गवर्नमेंट लगी का गरीब है आपके यहाँ बेसिकली। आज भी आप नॉर्थ पाकिस्तान में चले जाएं, हर लैंड के ऊपर हाउसिंग स्कीम के बोर्ड लग रहे हैं। मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डिजास्टर है, उसका कोई नतीजा आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ डॉलर रुपये पैरिटी
आपको बेसिकली एज ए नेशन नहीं सोचना ठीक। पड़ेगा, चाहे जहाँ पे आपको मसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतील सिद्दीकी और रेहान अतीक। मैं तो इस वक्त कहूंगा कि जिम्मेदारी मौजूदा सियासी जमातें जो हैं, उनके जो कायदीन हैं, उनके ऊपर है इस पूरी की पूरी तबाही की जिम्मेदारी, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, या चाहे वो तमाशाई हो। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।